जारी रखने के लिए आज ही किसी भी अनलिमिटेड या ऑल राउंडर पैक से रिचार्ज करें। ओके गाइस, आवाज आ रही है? वर्षा? यस रजनी? हाँ जी मैम, आ रही है मैम। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गैस्ट्राइटिस कर रहे थे, ठीक है। गैस्ट्राइटिस का एक बहुत कॉमन फैक्टर होता है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर क्या होता है? पेप्टिक अल्सर को हम लोग स्टमक अल्सर भी कहते हैं। जब हमारे स्टमक की जो म्यूकोसा लाइनिंग है और इंटेस्टाइन का जो अपर पार्ट है, जो डियोडेनम है, वहां पे ना छोटे छोटे पेनफुल सोर्स डेवलप होने लगते हैं। सोर्स मतलब एक तरह से सिस्ट डेवलप होने लगते हैं, ठीक है। हाँ जी मैम। वो अल्सर का फॉर्म ले लेते हैं। अल्सर मतलब घाव एक तरह से। तो जब हमारे स्टमक की ऊपर की लाइनिंग, जो म्यूकोसा लाइनिंग है जिससे गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट हो रहा है, उसमें छोटे छोटे घाव होने लगते हैं, या हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की पहली पार्ट जिसको हम लोग डियोडेनम कहते हैं, वहां पे छोटे छोटे घाव होने लगते हैं, तो उसे पेप्टिक अल्सर या स्टमक अल्सर कहते हैं, ठीक है। क्लियर है गाइस? यस मैम। जनरली अगर हम लोग कॉजेस की बात करें तो हमें एग्जैक्ट कॉज नहीं पता है, लेकिन जब भी डाइजेस्टिव फ्लूइड का इम्बैलेंस होता है तब ये होता है मोस्टली। और दूसरा, जब एच पाइलोरी का इन्फेक्शन होता है तब ये होता है। जब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी हमें अटैक करता है, उसका इन्फेक्शन होता है इस बैक्टीरिया का, तब ये होता है। तो बेसिकली ये दो रीजंस हैं। First one is when there is imbalance of the digestive juices, imbalance between the digestive juices, digestive fluid in the stomach and intestine, and second one is infection by H. pylori. Clear? यस मैम। अब अगर आपको पेप्टिक अल्सर डेवलप हो रहा है तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसके रिस्क को और बढ़ा देती हैं। घाव बहुत ज्यादा बढ़ जाए ऐसे रिस्क को बढ़ा देती है। अगर आपको पेप्टिक अल्सर है एंड एट द सेम टाइम इफ यू आर टेकिंग पेन किलर्स, non-steroidal anti-inflammatory drugs like aspirin, etc., ब्रूफेन, आइब्रूफेन जो बहुत कॉमन है, हम लोग पेन किलर्स के रूप में लेते हैं, एस्पिरिन वगैरह अगर आप लेते हो फ्रीक्वेंटली तो आपका अल्सर और बढ़ जाएगा, ठीक है। जी मैम। ठीक है, अगर आपके बॉडी में एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, एसिड प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, अगर एसिड प्रोड्यूसिंग ट्यूमर सेल्स हैं अगर, तब भी आपका अल्सर बढ़ेगा। एट द सेम टाइम इफ यू आर कंज्यूमिंग अल्कोहल और इफ यू आर स्मोकिंग, इफ यू आर सीरियसली इल, या आप कोई रेडिएशन थेरेपी ले रहे हो जिसमें आपको कीमोथेरेपी एक्सेट्रा, तो उस एरिया में अगर ले रहे हो तो आपका अल्सर और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। क्लियर है गाइस? यस मैम। यस मैम। आपको बर्निंग सेंसेशन सीधे में
पेन होगा, ब्लोटिंग होगा, नॉशिया एंड वॉमिटिंग होंगे। अगर बहुत ज्यादा सीवियर केस हो गया है तो क्या होगा, आपके वॉमिटिंग में ब्लड आएगा एंड एट द सेम टाइम आपके स्टूल में भी ब्लड आएगा। क्लियर? यस मैम। वेट लॉस होगा, पेन होगा एब्डोमेन में। बेसिकली सारे जो सिम्टम्स होते हैं ना वो इंटर रिलेटेड होते हैं। और अल्सर के वार्निंग्स को हमें निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज इट कैन लीड टू अ वेरी सीरियस वन, राइट? अल्सर कैन लीड टू ट्यूमर, ट्यूमर कैन लीड टू कैंसर, राइट? तो अगर ब्लीडिंग हो रही है, परफोरेशन है, परफोरेशन में क्या होता है, स्टमक एरिया में एक छोटा सा होल बन जाता है स्टमक के वॉल में। अगर परफोरेशन है, गैस्ट्रिक आउटलेट में स्वेलिंग है, पैसेज में कोई ब्लॉक है, तो हमें इन सब कंडीशंस को सीरियसली लेना चाहिए, ना कि इग्नोर करना चाहिए। क्लियर? समझ में आया इतनी दूर? यस मैम। यस मैम। So this was about gastritis. Second one, we'll talk about food poisoning. Food poisoning क्या होता है? फूड पॉइजनिंग क्या होता है वर्षा? मैम जिससे हम अगर कोई कंटामिनेटेड फूड अगर एज्यूम कर लेते हैं तो फूड पॉइजनिंग है। एग्जैक्टली तो कोई भी खाना खाते वक्त अगर आपको वॉमिटिंग और डायरिया हो गया उस खाना को खाने के बाद, या इन्फेक्शन, क्योंकि वो खाना कंटामिनेटेड था, किससे कंटामिनेटेड था? सर्टेन वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट या कोई केमिकल टॉक्सिन था उस खाने में, एंड एज अ रिजल्ट यू एंडेड इन वॉमिटिंग और डायरिया, तो आपको फूड पॉइजनिंग हो गया, राइट? इसके अदर सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? एट द सेम टाइम आपके एब्डोमेन में क्रैम्प्स और पेन्स हो सकते हैं एंड आपको फीवर भी आ सकता है। अगर डायरिया बहुत ज्यादा है तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, इसीलिए हम लोग ओआरएस देते हैं, राइट? क्लियर? यस मैम। रजनी, वर्षा, समझ में आ रहा है? शालिनी? यस। यस मैम। तो एंड एट द सेम टाइम अगर बहुत सीवियर केस होता है, कई बार हम लोग देखते हैं डायरिया की वजह से डेथ हो गई, उसमें क्या होता है, आपके वॉमिटिंग और स्टूल में ब्लड आने लगता है। और डायरिया अगर आपको 3 दिन से ज्यादा हो रहा है तो आपको एटलीस्ट वीकनेस तो आएगी ही आएगी, आपका शरीर बहुत वीक हो जाएगा, आपका विजन जो है, आपकी आईसाइट जो है वो बहुत वीक हो जाएगी, और आपकी बॉडी में ना एबनॉर्मल सेंसेशंस होंगे, लाइक बर्निंग सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस, जिसको कहते हैं सुन हो जाना बॉडी का, क्योंकि आपके बॉडी से सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो निकल गए, इधर थ्रू वॉमिटिंग और थ्रू डायरिया, राइट? क्लियर गाइस? यस। यस मैम। जब डॉक्टर्स डिटरमिन कर लेते हैं कि फूड पॉइजनिंग का मेन रीजन था क्या, उसके बाद वो उसकी ट्रीटमेंट को शुरू करते हैं, ठीक है? जनरली कंटामिनेटेड फूड लेने के 2 घंटे में आपको ये सिम्टम्स दिखने लगते हैं। क्लियर? यस मैम। बहुत लोग सेल्फ केयर करते हैं, उसको गर्म पानी पीना, बहुत अगर सीवियर कंडीशन होता है तो हमें एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब किए जाते हैं इन्फेक्शन वाले, राइट? और जो होम रेमेडीज है उसमें हम लोग क्या लेते हैं, जनरली रेस्ट करेंगे, पानी पिएंगे, बनाना, दही चावल, राइट? यही सब, जेलाटिन फूड ज्यादा खाएंगे, कॉफी, चाय, अल्कोहल, फैटी फूड या फ्राइड फूड अवॉइड करेंगे, स्पाइसी फूड अवॉइड करेंगे, राइट? क्लियर गाइस? यस मैम। यस मैम। यस यस मैम। मैम। कॉमनली फूड पॉइजनिंग से एसोसिएटेड होते हैं, उनमें जनरली आते हैं एग्स, पोल्ट्री, चिकन वगैरह, मीट, अनपास्चराइज्ड फूड, मिल्क, बटर, ऐसे मिल्क वगैरह, ठीक है, चीज, रॉ फूड अगर आप खा रहे हो, रॉ वेजिटेबल्स खा रहे हो बिना धोए, या फ्रूट्स को बिना धोए खा रहे हो, नट्स को बिना धोए खा रहे हो, स्पाइसेस ज्यादा खा रहे हो, तो ये सारे फूड्स आपके फूड पॉइजनिंग से एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है? क्लियर? यस मैम। यस मैम। सिम्टम्स मैंने बता दिया, वही एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे, नौशिया, वॉमिटिंग, डायरिया होगा, अगर वर्स्ट सिचुएशन हो गया तो ब्लड आने लगेगा स्टूल में और वॉमिटिंग में, राइट? डिहाइड्रेशन होगा, पानी निकल जाएगा शरीर से,
एट द सेम टाइम फीवर होगा। अगर डायरिया 3 दिन से ज्यादा लास्ट करता है तो आप बहुत ज्यादा वीक हो जाओगे, हेडेक, जो आपका विजन जो है वो वीक हो जाएगा, वीकनेस आएगी, नमनेस आ जाएगी शरीर में, राइट। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको लिवर रिलेटेड या अदर प्रॉब्लम्स भी आ सके, आर्थराइटिस वगैरह, and it can also lead to death. Generally हम लोग कहते हैं कि फूड पॉइजनिंग से डेथ नहीं होता, बट it is severe and it can lead to death if it exists 3 दिन से ज्यादा अगर वो एग्जिस्ट करता है तो। अगर हम वायरस एंड बैक्टीरिया की बात करें, व्हाट आर द मेजर बैक्टीरिया एंड वायरसेस दैट कॉज फूड पॉइजनिंग, तो यूएस में अगर हम लोग देखें ना तो केसेस बहुत ज्यादा होते थे फूड पॉइजनिंग के, ठीक है। 35 टाइप्स ऑफ वायरसेस ऐसे थे जो फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं, ठीक है। सुनाई दे रहा है सबको? यस मैम। मोस्टली ये वायरसेस आपके पानी या खाने को इन्फेक्ट करते हैं। नोरोवायरस, साल्मोनेला, कैम्पिलोबैक्टर, स्टेफाइलोकोकस, ये सारे जो बैक्टीरियाज एंड वायरसेस हैं, साल्मोनेला, ये सारे बैक्टीरिया एंड वायरसेस जो हैं हमारे खाने को या पानी को इन्फेक्ट करते हैं, जिससे हमें इन्फेक्शन फैलता है, ठीक है। और जब वायरस से कोई इन्फेक्शन फैलता है तो एटलीस्ट अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो बल्क में फैलता है, मास में फैलता है, सबको फैलता है, ठीक है। यस मैम। अपार्ट फ्रॉम वायरस एंड बैक्टीरिया और क्यों हो सकता है? अगर हमारे फूड में कोई केमिकल टॉक्सिन हो तो भी हो सकता है फूड पॉइजनिंग, राइट। अगर हमारे फूड में कोई भी केमिकल टॉक्सिन हो तो इट कैन लीड टू फूड पॉइजनिंग। उसको एलिमिनेट करने का तरीका ही वही है। टॉक्सिन्स के सोर्सेज क्या हो सकते हैं? जनरली प्लांट सोर्सेज होते हैं टॉक्सिन के, कई बार मशरूम में टॉक्सिन होता है, ठीक है, तो जिसको हम लोग एंटेरोटॉक्सिन्स कहते हैं। बेलाडोना में होता है, रिसिन में होता है साइटोटॉक्सिन्स। तो ये टॉक्सिन्स जब हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, हमने वो वेजिटेबल या फ्रूट बिना धोए, बिना अच्छे से पकाए, रॉ ही खा लिया, तो ये टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में चले जाते हैं एंड इट कैन लीड टू फूड पॉइजनिंग। Apart from this, food poisoning can also be caused by parasites. Parasites किस में रहेंगे? Of course food में या फिर water में। Parasite कौन कौन से? गार्डिया, जिसकी वजह से डायरिया होता है, अमीबा या टेनिया सोडियम, टेपवर्म, ठीक है। ये हमारे बॉडी में कैसे आएंगे? इधर थ्रू फूड सोर्स और वाटर सोर्स, राइट। यस मैम। Apart from parasites, toxins, and viruses and bacteria, we have chemicals. There are certain chemicals, if they are present in food, water, and we consume that water without purification, it will lead to food poisoning. Suppose water में mercury है, तो suppose water में mercury है तो भी हमें food poisoning होगा, ठीक है। Suppose water में mercury है या फिर lead है, heavy metals जो हैं, ये सारे हैं, तो it can lead to food poisoning. Clear? यस मैम। अगर पानी में मरकरी है, लेड है, अगर फिश ने उसे खाया, कंज्यूम किया और आपने उस फिश को खा लिया, तो एक बायोमैग्निफिकेशन चेन बन गया, राइट। एक फूड चेन बना एंड दैट विल गेट ट्रांसफर्ड इनटू योर बॉडी एंड यू विल हैव फूड पॉइजनिंग एंड इट मे लीड टू, अगर हेवी मेटल कंटामिनेशन है तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट लीड्स टू डेथ। हेवी मेटल्स आया कहाँ से? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज जो अपने इफ्लुएंस को डायरेक्टली वाटर में डिस्चार्ज कर रहे हैं विदाउट ट्रीटमेंट, ठीक है। Then the water gets contaminated, the chemical gets transferred into the water and the water gets contaminated. As a result, the aquatic life we have inside the water, it also gets transferred to it, right? Fishes उस water को consume करेंगी and they will die or they will carry the disease with us. अगर आप उस fish को खाते हो तो you will carry the disease with you, right? यस मैम। Clear? यस मैम। इसके डायग्नोसिस के लिए हम लोग क्या करते हैं? पेशेंट्स की ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह सारा कुछ, ईटिंग हैबिट्स, एक्सपोजर टू कंटामिनेटेड वाटर, ट्रैवल हिस्ट्री एक्सेट्रा, सारा कुछ देखता है डॉक्टर, सारा कुछ पूछता है, उसके हिसाब से मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है, ठीक है। कई बार स्टूल टेस्ट भी करवाना पड़ता है। अगर टॉक्सिन्स है, केमिकल टॉक्सिन, तो इन दैट केस इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट करवाना पड़ता है, जिसमें डिटेक्ट होता है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेक्निक के थ्रू डिटेक्ट होता है डिजीज, ठीक है। ठीक है गाइस? यस मैम।
कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं है? ट्रीटमेंट क्या होता है? पानी ज्यादा पियो, नेचुरल फ्रूट्स बनाना वगैरह ज्यादा खाओ। अगेन बच्चों को हो रहा है या बुजुर्गों को हो रहा है, उस पर भी ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। ठीक है? यस मैम। अगर डायरिया ज्यादा हो रहा है तो हम लोग लोप्रामाइड देते हैं पेशेंट्स को। और बनाना वगैरह ज्यादा खाने से, दही चावल वगैरह ज्यादा खाने से क्या होता है, वो इन्फेक्शन खत्म होता है एंड वो स्टमक को बांधता है। ठीक है? एंटीबायोटिक्स हम लोग जनरली अवॉइड करते हैं, लेकिन अगर सीवियर केसेस ऑफ बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन है तो हमें एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करना ही होता है। ठीक है? बट जनरली ये प्रेग्नेंट वुमेन वगैरह को नहीं करते। ठीक है? या अगर पैरासाइटिक इन्फेक्शन है तो एंटी पैरासाइटिक मेडिकेशंस देना पड़ता है। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? यस मैम। जितना ज्यादा हो सके उतना फ्लूइड इनटेक। ठीक है? फूड पॉइजनिंग प्रिवेंट कैसे कर सकते हो? कीप योर हैंड्स क्लीन, क्लीन योर हैंड्स, सर्फेसेस, एवरीथिंग। अगर खाना बना रहे हो तो रॉ खाना है, सी फूड है, एग्स है, बाकी खानों से अलग बनाओ उसे। राइट? कुक करो तो राइट टेम्परेचर पे कुक करो ताकि वो पूरा रॉनेस उसका खत्म हो जाए, वो पूरा डेलिकेट हो जाए। और उसको चिल करो तो एट द टेम्परेचर बिलो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। फूड को प्रॉपर्ली रेफ्रिजरेट करो। फ्रूट्स या रॉ वेजिटेबल्स अगर ले रहे हो तो उसको अच्छे से धो के खाओ। ठीक है? यस मैम। क्लियर है गाइस इतनी दूर? यस मैम। अभी पढ़ा दूं, फिर सेकेंड हाफ में नहीं लेंगे लेक्चर। ठीक है? सेकेंड हाफ में नहीं लेंगे। ठीक है? क्लियर? ओके। ठीक है मैम। लास्ट पार्ट ही रह गया है मेरे टॉपिक का आज के। यस मैम। लास्ट टॉपिक है हर्निया। फूड पॉइजनिंग क्लियर हो गया? यस मैम। मैम। टॉपिक क्या है? हर्निया। हर्निया में क्या होता है? हर्निया में क्या होता है? जब कोई भी ऑर्गन अपनी जगह से हिल जाता है। ठीक है? जब कोई भी ऑर्गन क्या होता है, ऑर्गन pushes itself through the opening in the muscles and the tissues that hold the organs in place। तो एक तरह से ऑर्गन का उसकी जगह से हिलना। इंटेस्टाइन एक बार हमारे ब्रेक कर जाते हैं थ्रू वीकेंड एरियाज, राइट, एब्डोमिनल वॉल्स के। तो हर्निया मोस्टली हमारे एब्डोमेन में देखा जाता है। अपर पार्ट ऑफ थाई, बेली बटन, ग्रोन, इन सब केसेस में हर्निया देखा जाता है। ठीक है? हर्निया बेसिकली यस मैम। है, लेकिन हर्निया खुद से ठीक होता भी नहीं है। हर्निया को ठीक करने के लिए हमें सर्जरी करवानी पड़ती है। ये सर्जरी इट कैन लीड टू पोटेंशियल डेंजर्स। ठीक है? पोटेंशियल डेंजर्स यानी फर्दर कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं उस सर्जरी के बाद। क्लियर? यस मैम। बहुत सारे टाइप्स हैं। पहला है इंग्यूनल हर्निया। इंग्यूनल हर्निया में क्या होता है? ये बेसिकली 70% ऑफ द हर्निया इसी टाइप का होता है। इसमें क्या होता है, जो हर्निया है वो इंटेस्टाइन क्या होता है अपने जगह से पुश थ्रू हो गया थ्रू वीकर स्पॉट्स या एब्डोमिनल वॉल्स। इट कैन लीड टू इंग्यूनल हर्निया और इंग्यूनल कैनाल। ठीक है? अब फिर इंटेस्टाइन का क्या हुआ? इंटेस्टाइन इज पुशिंग इटसेल्फ थ्रू द वीकर पोर्शन एंड द इंग्यूनल कैनाल क्या हो, तो क्या इंग्यूनल कैनाल में क्या होगा? ग्रोन डेवलप होगा, स्वेलिंग होगी। ठीक है? क्लियर? यस मैम। यस मैम। होते हैं बेसिकली उनके स्पर्मेटिक कॉर्ड्स में, जहाँ स्पर्म प्रोड्यूस होता है एंड स्टोर होता है, उस एरिया में जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है
वो एब्डोमेन से पास होके उनके स्ट्रॉटम तक पहुंच जाता है। ठीक है, ये कॉर्ड क्या करता है, टेस्टिकल्स को अपनी जगह पे होल्ड करता है। बेसिकली यहाँ पे स्क्रॉटम तक वो पहुंच रहा है एंड इट इज एक तरह से पुशिंग इटसेल्फ। या फीमेल्स में क्या होता है, लिगामेंट, लिगामेंट कंटेन करते हैं जो यूट्रस को उसके पोजीशन पे रखता है। वो लिगामेंट अगर यूट्रस को पुश करता है एंड यूट्रस गेट्स डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स प्लेस या अपने पोजीशन से थोड़ा हट गया, राइट, किसी ओपनिंग के थ्रू उसका कोई पार्ट बाहर आ गया, तो वो पार्ट होता है। ये बहुत ही कॉमन है, 70% ऑफ द हर्निया यही होता है। और इसका मेजर तरीका क्या है इसको ट्रीट करने का, आपको इसको सर्जरी ट्रीट करना पड़ता है। जनरली विमेन में ये यूट्रस वाला पार्ट कब होता है, डिलीवरी के टाइम, जब बर्थ होता है ना, तो कई बार होता है कि वो कनाल साइड, वो जो विमेन का जो इंग्यूनरी कनाल है वो थोड़ा सा लिगामेंट थोड़ा हिल जाए बर्थ देते समय, नॉर्मल डिलीवरी के समय, ठीक है, और वो प्रॉपर्ली क्लोज ना हो पाए या वो एरिया वीकन रह जाए, तो इट कैन लीड टू हर्निया। क्लियर? Yes, ma'am. तो बेसिकली ये रिप्रोडक्टिव डिजीज है, एक तरह से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को लेके है, वेदर इट इज मेल और फीमेल। मेल को हुआ तो स्पर्मेटिक कॉर्ड्स क्या होगा, इट विल पास थ्रू द एब्डोमेन, फ्रॉम द एब्डोमेन टू द स्क्रॉटम, एंड फीमेल्स में यूट्रस की पोजीशन थोड़ा या वो कनाल थोड़ा हिल जाएगा। ठीक है, दूसरा है हाइटल हर्निया। हाइटल हर्निया स्टमक में होता है। स्टमक क्या होगा, स्टमक विल प्रोट्रूड थ्रू द डायफ्रागम टू द चेस्ट, इनटू द चेस्ट। स्टमक ऐसे हिलेगा कि उसका मूवमेंट चेस्ट की तरफ हो जाएगा, डायफ्राम से चेस्ट की तरफ आ जाएगा उसका मसल। ठीक है, डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम हमें इनहेल एंड एक्सहेल करने में, ब्रीदिंग करने में कंट्रैक्शन होता है उसका, राइट। आप जब एयर को अंदर ले रहे हो या एयर को बाहर भेज रहे हो तो डायफ्राम क्या करता है, उसमें मदद करता है, राइट। बेसिकली इट इज कंट्रैक्टिंग और आप ब्रीथ कर रहे हो। ठीक है, और ये बेसिकली एक लाइन ऑफ डिवीजन बनाता है जो आपके एब्डोमेन को, आपके सारे जो चेस्ट एरिया है वहां से एब्डोमेन को सेपरेट करता है। ठीक है, तो हाइटल हर्निया जो है वो 50 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों में देखा जाता है। बच्चों में ये कंडीशन नहीं देखा जाता है, कई बार बच्चे इन कंडीशन के साथ बॉर्न होते हैं, जो बॉर्न डिफेक्ट, बर्थ डिफेक्ट कहते हैं, वो होता है। तो इस हर्निया में बेसिकली क्या होगा, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स होगा, जो खाना है वो वापस जाएगा, बर्निंग सेंसेशंस होंगे, और स्टमक क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा, यानी आपके डायफ्राम और चेस्ट एरिया की तरफ मूव हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है गाइस? यस मैम। हाइटल हर्निया और इंग्यूनल क्लियर है? तो बेसिकली हाइटल क्या है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, एंड इंग्यूनल क्या है, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड। क्लियर? मैम रिपीट करना। इंग्यूनल जो है आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड हुआ, रिप्रोडक्टिव पार्ट से, एंड हाइटल हर्निया क्या हुआ, आपके स्टमक से रिलेटेड है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। क्लियर? नेक्स्ट इज अम्बिलिकल हर्निया। अम्बिलिकल हर्निया बेसिकली बच्चों में देखा जाता है, 6 महीने तक बच्चों में देखा जाता है। इसमें क्या होता है, जो इंटेस्टाइन है उनका, वो एब्डोमिनल रीजियन और बेली बटन के पास आ जाता है, जो आपकी नाभि है वहां के पास आ जाता है। 6 महीने के तक के बच्चों में ये देखा जाता है। इंटेस्टाइन बल्ज कर जाएगा, यानी नीचे की तरफ घिसक जाएगा। ठीक है, और आपके बेली बटन यानी स्टमक की जो नाभि है वहां तक आ जाएगा। और ये बल्ज कई बार बच्चों में नोटिस होता है, बाहर से ही आप देख सकते हो कि उनकी नाभि उखड़ गई है या वो है, और वो बहुत ज्यादा रोते हैं जब उनके साथ ऐसा होता है। क्लियर? मैम इसका क्या ट्रीटमेंट बताया आपने? मैम जो बच्चों में आप बता रहे हो कि उनकी जो वो होती है नाभि वो बाहर को आ जाती है, उनका अम्बिलिकल कॉर्ड बेसिकली उससे रिलेटेड होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है, जो माँ के नाभि से बच्चे को नाभि को कनेक्ट करता है और बच्चे उससे ब्रीथ करते हैं, राइट, जब पेट में होते हैं माँ के।
वो बच्चों के लिए डेंजरस होता है? नहीं, डेंजरस नहीं होता है, बट उन्हें बहुत पेन होता है। और ये हर्निया एक ऐसा हर्निया है जो अपने आप ही ट्रीट हो, मतलब खुद ब खुद ठीक हो जाता है, इसको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। हर्निया से कभी डेथ नहीं होता, ठीक है। जी। बेसिकली क्या होगा, इंटेस्टाइन नीचे की तरफ उनकी नाभि के पास आ जाता है, बहुत पेन होता है, बहुत रोते हैं। लास्ट वन इज इंसीजनल हर्निया। इंसीजनल हर्निया में क्या होता है, ये हर्निया तब होता है जब आपके एब्डोमेन में कोई सर्जरी हुई हो। इंसीजनल मतलब सर्जरी, तो जब आपके एब्डोमेन में कोई सर्जरी हुई हो तब ये हर्निया होता है। तब आपका इंटेस्टाइन जो है वो क्या करता है, उस एरिया में थोड़ा पुश हो जाता है जहां में सर्जरी हुई हो या जो वीकेंड टिश्यू हो, उस एरिया की तरफ पुश हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इस हर्निया को इंसीजनल हर्निया कहते हैं। ये जनरली कब डेवलप होता है, सर्जरी के बाद आपके मसल्स वीक हो जाते हैं, स्ट्रेन हो जाते हैं, उसके वजह से ये डेवलप करता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है? यस मैम। जनरली कब होता है, जब डिलीवरी के बाद औरतों को अगर उनका यूट्रस या वो वूम प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हुआ हो, जब बच्चे में कोई दिक्कत आ गया हो तब ये डेवलप होता है। अगर आपको क्रोनिक कफिंग है डेवलप होता है, या आपके बॉडी में कोई डैमेज या इंजरी हो गई हो तब डेवलप होता है, ठीक है। जब आपके मसल्स बहुत वीक हो गए हों एंड यू आर प्रोन टू डिजीजेस, आप अगर बहुत ज्यादा हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हो, सडनली आपका वेट गेन हो रहा है और आपको कफिंग एंड स्नीजिंग इतना ज्यादा है कि वो जा ही नहीं रही है, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, लाइक स्टूल पास करते समय बहुत ज्यादा स्ट्रेनिंग हो रही है, ब्लड आ रहा है, उस समय ये इंसीजनल हर्निया डेवलप होता है, ठीक है। इस हर्निया को ट्रीट करने के लिए फिर से सर्जरी करनी पड़ती है, ठीक है। यस मैम। समझ में आया? कई बार सिस्ट जो डेवलप होते हैं हमारे लंग्स वगैरह में, उसके वजह से भी ये हर्निया होता है। हर्निया का कॉमन सिम्टम क्या होगा, बल्जीनेस आ जाएगा उस एरिया में लंप्स डेवलप होने लगेंगे, राइट। फील होने लगेगा आपको कि देयर इज सम टिश्यू और देयर इज सम बल्जीनेस इन दैट एरिया। आपको बहुत डिस्कम्फर्ट फील होगा बैठते समय या बैठते समय उस एरिया में, या अगर आपको खांसी आ रही है तो खांसते समय भी आपको बहुत डिस्कम्फर्ट फील होगा। जहाँ पे वो हर्निया हो गया है, जहाँ पे वो बल्जीनेस आ गई है, वहाँ पे आपको बहुत हेवी फील होगा एंड एट द सेम टाइम बहुत प्रेशर फील होगा, ईकिंग सेंसेशंस आएंगी, ऐसा कुछ होगा। क्लियर? यस मैम। और अगर आपको हर्निया है एंड एट द सेम टाइम अगर आपको एसिड रिफ्लक्स होने लगता है या चेस्ट में पेन होने लगता है, स्वेलिंग में डिफिकल्टी आने लगती है, तो दैट बिकम्स वेरी सीवियर, ठीक है। यस मैम। क्लियर है गाइस? यस मैम। यस मैम। ये है सिम्टम्स उसके। बहुत सारे केसेस में हर्निया के कोई सिम्टम्स नहीं होते, जनरली उसको एक्सरे के थ्रू ही डॉक्टर पता लगाते हैं अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो, या अगर किसी एरिया में आपके बल्जीनेस आ गई है, पेन हो रहा है, स्ट्रेन हो रहा है, तो उस एरिया को जनरली डॉक्टर क्या करते हैं, बेरियम एक्सरेज यूज करते हैं उस एरिया को डायग्नाइज करने के लिए, पिक्चर्स लेने के लिए, और इमेजेस से पता लगाते हैं कि हर्निया है या नहीं। एट द सेम टाइम एंडोस्कोपी भी यूज किया जा सकता है पता लगाने के लिए, ठीक है। अगर हम लोग ट्रीटमेंट की बात करें तो अगेन ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि हर्निया का साइज कैसा है, किस स्टेज पे है वो, उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, उस पर डिपेंड करता है। क्लियर? क्लियर गाइस? अगर आपको हर्निया है तो डॉक्टर आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने बोलेंगे, आपको एक्सरसाइज वगैरह करने बोलेंगे, बॉडी वेट को कांस्टेंट रखना है, डाइट में चेंजेस लाना है, ठीक है। कौन सा खाना खाना है, कौन सा नहीं खाना है, स्पाइसी फूड या टमाटर ये सब अवॉइड करने बोलते हैं, सिगरेट वगैरह। प्रॉपर मेडिकेशन देंगे आपको, मेडिकेशन में अगेन
आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? गए मैडम? Yes, ma'am. हाँ जी मैम। तो हम लोग मेडिकेशन की बात कर रहे थे। वो प्रॉपर मेडिकेशन डॉक्टर देते हैं जो आपके स्टमक में एसिड प्रोडक्शन रोके, डिस्कम्फर्टनेस को हटाए। बेसिकली मेडिसिन वही होते हैं, एंटासिड्स या H2 रिसेप्टर्स, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, वो सारे ही देते हैं, जेलोसिन वगैरह। ठीक है, कई बार अगर एक्यूट है तो फिर सर्जरी करके डॉक्टर हर्निया के उस पेशेंट को निकालते हैं, जो पोर्शन लार्ज हो गया है, जो एनलार्ज हो गया है, जिस पोर्शन में दर्द हो रहा है उसको काट के वो निकालते हैं। बल्जिंग यहाँ पे आ गई है। अब पहले तो सर्जरी होती थी पेट वेट काट के, अब तो लैप्रोस्कोपी होती है, जस्ट वो 4 होल्स करके वीडियो में देख के वो लोग निकाल देते हैं उस पोर्शन को, एंड इट इज लेस डैमेजिंग। लैप्रोस्कोपी ज़्यादा डैमेजिंग नहीं होता है और इसमें ज़्यादा रिकवरी टाइम नहीं लगता, 1 मंथ लगता है, 1 मंथ तक सफर करना पड़ता है। ठीक है, Yes, ma'am. कोई डाउट है इतनी दूर तो पूछ लो हर्निया वगैरह में। सब कुछ अच्छे से समझ में आया? इसके नोट्स हम अभी फोटो क्लिक करके तुम लोगों को दे देंगे, ठीक है? Okay, ma'am. जस्ट गो थ्रू इट। अगर कोई डाउट होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तुम लोगों को बेसिक सेल पैथोलॉजी की फाइल नहीं बनानी है, ठीक है? सिर्फ क्लिनिकल बायोकेम की फाइल बनानी है, ठीक है? क्योंकि इसमें स्लाइड स्टडी है, स्लाइड स्टडी अभी तुम लोग कर नहीं पा रहे हो, इसलिए इसकी फाइल नहीं बनानी है। क्लिनिकल बायोकेम में मोस्टली मैंने एक्सपेरिमेंट्स तुम लोगों को करा दिए हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में जो बाकी पोर्शन बचे हैं हम लोग उसको कवर करेंगे, एंड आई विल टेक अ स्मॉल टेस्ट, सो बी प्रिपेयर्ड। वाइवा, ठीक है? जी मैम। और कोई प्रॉब्लम गाइस? अभी तक तो नहीं। है तो बताओ। No, ma'am. बाकी सब सब्जेक्ट ठीक चल रहा है ना? चल रहे हैं। क्या हो नो गया? मैम, क्या हो कोई गया? भी नहीं चल, बस आप वाला ही चल रहा है। क्यों? मैम क्लास नहीं हुआ था? क्या बोलते हैं, हिमैट का नहीं हुआ? दास सर तो लेते नहीं मैम क्लास। 10 सर नहीं लेते हैं क्लास? नो मैम। इस वीक से उन्होंने लेना शुरू किया है, इस वीक से लेना शुरू किया है उन्होंने। Most मैम probably- आए थे वो क्लास में, बट बच्चे नहीं थे, मैं और वर्षा थी सिर्फ। फिर उन्होंने मैम लीव कर दी। कल दास सर का क्लास थोड़ी ना था यार तुम लोगों का। नहीं मैम, मैम जो पिछले सैटरडे, सैटरडे। हाँ, तो मैम सर ने ली थी क्लास, फिर मैं और शादी थे तो सर ने लीव कर दी। सैटरडे है ना उनका लेक्चर? यस मैम मैम। पिछले सैटरडे को भी ली थी ना उन्होंने, बट बच्चे नहीं आए थे। नहीं, एक्चुअली उनका कुछ प्रॉब्लम हो गया था, कोई बीमार था तो वो नहीं ले पाए थे। इस सैटरडे से वो लेंगे। मैम उनसे हम हाँ, क्या हुआ? ओके मैम। इस सैटरडे से वो लेंगे, डोंट वरी। यस मैम। और मैम जो डॉक्टर काजल है उन्होंने भी ली थी क्लास, पर उस टाइम बच्चे नहीं थे तो फिर उन्होंने लीव कर दी। और जब उनके क्लास में जाया करो, बोला करो मैम जितने बच्चे हैं आप उतने बच्चों का ही लेक्चर लो। मैम वो वेट कर रहे थे लेकिन बच्चे आए नहीं, तो आप उसके लोग बाद बोल दिया लीव करो कर कि दी। मैम जितने बच्चे हैं उतने बच्चों का लेक्चर लो, बाकी की वेट करने की जरूरत नहीं है, सारे बच्चे कभी नहीं आएंगे, ठीक है? ओके। कल क्लिनिकल बायोकेम का लेक्चर है 10:30। कितना? 10:30, 10:30। ठीक है? ओके मैम।
और कल क्लिनिकल बायोकेमिकल लैब भी होगा, मैंने फाइल कंप्लीट करवानी है उसकी, तो जितना एक्सपेरिमेंट तुम लोगों ने लिखा है उसके अपार्ट जो एक्सपेरिमेंट्स हैं आई डिक्टेट। ओके ओके मैम। ओके ठीक है गाइस, देन कल मिलते हैं 10:30। ओके मैम। ओके बाय, टेक केयर। ओके ठीक है मैम। थैंक यू।